औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट शार्क एकेडमी में, जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लिक्विड से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं मोस्टली इसके एप्लीकेशन के बारे में, और जो मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जो नहीं बनाते, तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि वो क्यों नहीं बनाते। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली सेम होते हैं, फिर भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनती, इसके मुतालिक मैंने आपको बताना है। तो आप अपने मतलब जो नोट्स बनाने हैं वो शुरू करें एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इट बिलोंग्स टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या है, हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम उन्हें कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम उसको कहते हैं जो बिटवीन द एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। तो इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके दरमियान है, हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, इनके दरमियान ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रिप्रेजेंट्स फ्रॉम व्हाट। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसको फिर हम किस चीज़ से करते हैं, उसको इस तरह हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी वो डॉटेड लाइन होंगे। ये जब हम आगे मॉलिक्यूल्स में करेंगे तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का हम डिफ्रेंशिएशन करते किस तरह है। देखिए, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस, और थर्ड हमारे पास है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, ये स्ट्रेंथ वाइज है, ये सबसे स्ट्रांग है, ये इसके बाद है सेकंड, और ये थर्ड नंबर पे है। चलो मैं यहाँ पे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, वाटर के लिए, तो फिर उससे हमारे लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। तो हम अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड को करना चाहेंगे तो किस तरह होगा। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, सेंट्रल मॉलिक्यूल को। ये आ गया हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एंगल इसका आता है 104.5 डिग्री विद एंगुलर ज्योमेट्री। अब ये हमारा सेंट्रल एटम है। यही एटम अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, यहाँ पे ये एक और मॉलिक्यूल है जिसके ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके दरमियान हमारे पास एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव
पार्शियल नेगेटिव, अब मोस्टली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही हो गया। अब एक आप इधर आ जाए, ये एक और हमारे पास अब यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा और वो इनके दरमियान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये एक और बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव। अब देखें 1 2 3 एंड ये 4, ये सारे हमारे पास क्या है, ये जो मैंने 4 आपको लिखवाए हैं ये सारे हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन होगा तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास सेंट्रल एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी हो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो आगे यहाँ पे हमारे वाला ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने फिर आपसे बात की थी कि एक हमारे पास डॉटेड लाइन होते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये तो बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर ऑफ एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। तो इसके ये 1 और 2 ये इसके इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम इन्वॉल्व हो। देखिए आप अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो जो सेंट्रल एटम होता है वहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ कितने मॉलिक्यूल ने अटैचमेंट की है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, उसको हम इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये दो हमारे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाला और ये वाला 3 और 4 ये हमारे एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो टोटल ये वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 4। तो आप इसको इस तरह कहेंगे कि अ वाटर मॉलिक्यूल can potentially attach with the 4 water molecule through hydrogen bonding, but the internal number or exact number of bonds are 2, and those bonds are we counting which can form or in which the central atom of that molecule is involved. For example, in this molecule oxygen is the central atom in oxygen in a bonding with other 2 molecules through हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये हमारा यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड का आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह होती है और फिर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह एग्जिस्ट करती है। ये मैंने इसलिए स्ट्रक्चर ड्रा किया कि आपको सारे एंगल्स पूरे वो क्लियर हो, कि आप इसकी ज्योमेट्री भी आपको पता हो और इसमें जो एंगल बनता है वो भी आपको पता हो, ठीक है। ये यहाँ तक आप लिख लें। इसके बाद में आपको रीज़न बताता हूँ कि सेंट्रल एटम क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। जिस तरह हमारे पास फॉर्म
चेन्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं। तो इसलिए जब आप इसका वो ये पूरा चेन बनाएंगे तो आप एंगल्स और हर एक चीज़ का इसमें प्रॉपरली ख्याल करेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह नहीं बना सकते कि कोई भी एंगल किसी भी डायरेक्शन में आपने बना दिया और आप कहें कि ये स्टिल मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। नो, आपने इसको प्रॉपर डायरेक्शन और एंगल्स और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री का पूरा ख्याल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्यों बनता है हमारे पास। अगर हम कहें किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किसी में नहीं है, मतलब ये है कि अगर कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कुछ पे और कुछ पे नहीं कर रहा तो क्यों। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि ये डायरेक्शनल होते हैं। अब रीजंस पे हम बात करते हैं। रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारे पास कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ये ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1, द सेंट्रल एटम साइज मस्ट बी स्मॉल। सेकंड, most electronegative, central atom most electronegative, and the third one must have lone pair of इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सेंट्रल एटम के लिए बात की। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और इसमें है, या इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और इसमें नहीं करता, आप कह देना कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो वो लाजिमी मतलब बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो डाइपोल इंटरेक्शन भी कर सकता है अगर वो पोलर है, और वो लंडन डिस्पर्शन भी कर सकता है अगर वो नॉन पोलर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन पे? 2 लोन पेयर है। और यहाँ पे वाटर के लिए अगर हम बात करें, जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में आप कह देना कि इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास ऑक्सीजन हैव 2 lone pair of electron. Second, hydrogen has sufficient positive चार्ज। ये हमें 2 कंडीशन फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तीसरी में ये देखें, बोथ positively charge hydrogen produce electric field। ठीक है, और 4th नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O act like a bridge। हाइड्रोजन बॉन्ड in H2 act like a bridge between 2 oxygen atoms। अब ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं कंडीशन, ये वाले, तो ये बेसिकली क्या करते हैं? इंडिकेटिंग strength of hydrogen bond in H2O। ये इसमें स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ
क्या होगी, और अगर स्ट्रेंथ उसकी हाई है तो क्यों हाई है, तो ये उसके लिए वो रीज़न है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग देन कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसमें आपके पास एक MCQs आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये 20 टाइम्स लेस होगा। क्या होगा? 20 टाइम्स लेस होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई बात करे कि भाई ये जो आप लोगों ने कंडीशन लिखे हैं, तो ये कंडीशन किस पे पूरे होते हैं? ये फ्लोरीन इसको पूरा करता है, नाइट्रोजन इसको पूरा करता है, एंड ऑक्सीजन। ये जो मैंने स्टार्ट में 3 आपको लिखवाए थे, ठीक है, कि सेंट्रल एटम के लिए, तो ये तीनों इन सेंट्रल एटम के कंडीशन को, साइज़ भी इसका स्मॉल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और ये अपने अपने ग्रुप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। देखिए, फ्लोरीन आपके पास ग्रुप 7 से है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, तो ये अपने अपने ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 के, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह एग्जिस्ट करती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहा है? अब देखिए, बॉन्डिंग ये करेगा किसके साथ? एसीटोन के साथ। यहाँ पे ये जो क्लोरीन होते हैं, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन एज कम्पेयर टू कार्बन। जब कार्बन से इनकी अट्रैक्शन हो जाती है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाते हैं, और वो हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन को केज करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हाइड्रोजन किसी और के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है? कार्बन के साथ। किस केस में? ये हमारे पास है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। हमारे पास है एसीटोन। अब यहाँ पे देखें, ये बॉन्डिंग हो रही है, ये हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है, और ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? तो ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे इस तरह बनती है। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ आ गई। फिर अगर हम बात करें अमोनियम में, HF में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ठीक है, ये जो एंगल बनता है ये 120 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा। तो अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करूं, तो फिर ये हो सकता है कि अगर मैं इसको एज अ सेंट्रल एटम ले लूं, इस वाले को, तो ये कितने इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 1। और एक्सटर्नल कितने बना सकता है? तो ये एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, तो टोटल कितने हैं? 2। तो एक HF2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें एक इसका इंटरनल होगा और दूसरा इसका एक्सटर्नल होगा। जिस तरह वाटर 4 बना सकता है, ये 2 बना सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसके बाद आपको अमोनिया करवाता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह होती है। ठीक है, या अमोनिया में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड
बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का कंसेप्ट आप सेंट्रल एटम पे अप्लाई करें, आपको ज़्यादा इजी मतलब आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर आता हो। अच्छा, अब अमोनिया में किस तरह होगा? तो अमोनिया में हमारे पास ये नाइट्रोजन है, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये भी करता है और ये वाला भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व होता है ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है और ये वाला भी कर सकता है। मतलब ये कि पोटेंशियली ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूल के साथ खुद को अटैच कर सकता है। एक अमोनिया 4 अदर मॉलिक्यूल के साथ खुद को अटैच कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये ही इसका इंटरनल होगा और बाकी इसके एक्सटर्नल होंगे। मतलब ये कि जिस तरह वाटर 4 की अटैचमेंट कर सकता है, इसी तरह ये भी 4 की अटैचमेंट कर सकता है, लेकिन वही इंटरनल और एक्सटर्नल का फिर फ़र्क के दरमियान में आ जाता है कि वहाँ वाटर 2 इंटरनल बनाता है और 2 एक्सटर्नल बनाता है, यहाँ पे ये 1 इंटरनल बनाता है और 3 एक्सटर्नल बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के एविडेंस क्या है, क्यों हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें नहीं है। एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक ग्राफ ड्रा कर लें। ये आ गया हमारे पास पीरियड नंबर, यहाँ पे आ गया है बॉइलिंग पॉइंट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़। -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -150, -100, -50, 0, +50, +100, +150। ठीक है, ये अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बॉइलिंग पॉइंट की आ गई है। अब हमारे पास देखिए 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, हम ग्रुप 4 को लेते हैं, ग्रुप 5 को लेते हैं, ग्रुप 6 को लेते हैं एंड ग्रुप 7 को लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है। ये ग्रुप के टॉप मेंबर्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इट मीन कि जो टॉप का हमारे पास होगा एटम जो बॉन्डिंग में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप सबसे कम होगा। मतलब ये कि इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम होगा। इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम होगा। ठीक है, मतलब ये क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है, जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होंगे तो एटम का साइज़ बड़ा होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब यही चीज़ अप्लाई हम करते हैं तो CH4 मॉलिक्यूल है। अब CH4 मॉलिक्यूल बिल्कुल उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, SiH4 है, फिर हमारे पास थोड़ा सा GH4 है और फिर हमारे पास आ जाता है SnH4। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो बात हमने की है एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हम सेकंड केस को पढ़ते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या है? अमोनिया है। ग्रुप 5 से नाइट्रोजन को हम अगर ले लेते हैं तो उसकी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है कोई अमोनिया। फिर अमोनिया के बाद हमारे पास क्या आता है? अमोनिया के बाद हमारे पास उसी ग्रुप का मेंबर PH3 आ जाता है। फिर हमारे पास
ASH3 और फिर आगे जाके हमारे पास बनता है SbH3। डोंट वरी, ये वैल्यूज़ मैं आपको आगे हर एक ग्रुप से दो दो की मेंबर्स की बताऊंगा तो आपको फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब हम इट मीन कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, लेकिन वेट करें मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये यहाँ पे आ गया HCl, ठीक है, और फिर इसके बाद HBr और फिर HI। सिमिलरली हमारे पास H2O, H2S, अब इस ग्राफ को आप कैसे समझेंगे, इधर देखिए। अब कार्बन का तो ठीक है कि सबसे कम है, तो ये तो ठीक है। ये जो एक्सेप्शनल हमारे पास ये चीज़ आई है, इसको अब हम कैसे थोड़ा सा फर्दर मैं आपके सामने रखता हूँ कि ताकि आपको समझ आए। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है -35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और PH3 जो इस ग्रुप का सेकंड मेंबर है, इसके करीब उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी है -88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? एबनॉर्मल डिफरेंस है कि NH3 और PH3 में इतना बड़ा फ़र्क क्यों आ रहा है? ऑलमोस्ट 53 डिग्री का क्यों आ रहा है? सेकंड केस में हमारे पास HF का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी ग्रुप में HCl का कितना होना चाहिए? तो HCl का हमारे पास आ रहा है -85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको भी देख लें। और थर्ड हमारे पास आता है वाटर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी ग्रुप के सेकंड मेंबर H2S का कितना आ रहा है? ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाता है कोई -61 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये फ़र्क देख लें, ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से एबनॉर्मल है। यही एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पावरफुल फोर्स है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को इतने ऊपर तक लेके जाता है जो कि बाकी मॉलिक्यूल उसको उतना नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एडिशनल फोर्स है, एडिशनल स्ट्रेंथ है। और वही एडिशनल स्ट्रेंथ हमने बात की कि वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है एमंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो आप उसको देख ले। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। उसको इसलिए साफ़ नहीं कर रहा हूँ ताकि अगर आपने वो उसको देखना है, साथ में कंपैरिजन करनी है, तो आप साथ में करते जाएं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द नंबर 1 पहला एप्लीकेशन हमारा क्या होगा? पहला एप्लीकेशन हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्यों HF वीक एसिड है? हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो HF में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसकी तो डिसोल्यूशन होती नहीं है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर, जिस तरह HCl, HBr, HI है। लिहाजा ये वीक एसिड है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। अगर आप किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को
किसी और के साथ करेंगे, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप इथाइल अल्कोहल और वाटर को कंबाइन करें, मतलब ये कि C2H5OH प्लस वाटर, तो ये इजीली एक दूसरे में सॉल्युबल है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपस में इनकी ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर हमारे पास फिर आता है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होते हैं इसकी वजह से। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, आपको पता है कि हमारे पास जो ये फाइबर मसल और हेयर, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर हमारे पास है डीएनए इन सेल्स। क्या? डीएनए इन सेल्स। तो आपने अगर देखा होगा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस में फिर वहाँ पे करवाता हूँ। उस सब के बाद हम क्लींजिंग एक्शन कर लेते हैं। क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन क्या है? क्लींजिंग एक्शन जब हम कपड़े धोते हैं या कोई मटेरियल साफ़ करते हैं, उसको सपोज़ वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वहाँ पे हम सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह ये चीज़ें डालते हैं, तो यही सोप और डिटर्जेंट्स ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और ये वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वाटर में जितने भी मतलब ये चीज़ें मौजूद होती है, जितना भी जो सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं, ये उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो क्लींजिंग एक्शन ज़रूरी है। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्लींजिंग एक्शन पूरा करता है। ये जो सोप और डिटर्जेंट्स है, इनके पोर्शन वाटर के पोर्शन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं। जब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ है इसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। स्टिकिंग एक्शन, स्टिकिंग एक्शन, ये जो ग्लू वगैरह होते हैं उसकी जो स्टिकिंग होती है, पेंट्स होते हैं, डाइज होती हैं, जो स्टिकिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। इन सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड का पोर्शन मौजूद होता है जो कि आगे वाले सब्सटेंस के हाइड्रोजन बॉन्ड के पोर्शन के साथ कंबाइन होके एक स्टिकिंग, एक स्टेबलाइजेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, और स्टेबलाइजिंग लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, उसकी स्टेबलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, उसके लिए भी ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो ये हमारा आ गया है 5th नंबर, 6th नंबर और ये 7। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो आइस के बारे में बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस, देखिए वी नो दैट के H2O में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कर लेते हैं तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इनके दरमियान जो स्पेसेस होते हैं वो स्पेसेस रह जाते हैं और इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वी नो दैट D इज इक्वल टू M/V। जब V इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। मास कम होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। हम कहते हैं ना कि आइस सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्यों फ्लोटिंग करता है? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से इसके सिंक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। एंड दैट इज़ द बेसिक रीजंस कि हमारे पास आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।